बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है, देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्ते दोस्तों, लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड में मैं लेखा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के हमारे लेजेंड है वो एक बहुत ही मशहूर गायक है जिनके गीत सुन के हर एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका की याद आती है और ऑब्वियसली प्रेमिका को भी अपने प्रेमी की याद आती है। जो जब दर्द भरे गीत गाते हैं तो एक पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है और जब भी भगवान के भजन गाते हैं तो मैं क्या कहूँ, भक्ति अपने आप हर किसी में प्रकट हो जाती है। हाँ जी, मैं जानती हूँ अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। He is none other than श्री जगजीत सिंह जी। दोस्तों, फिलहाल मैं खड़ी हूँ इस जुहू एरिया में। नहीं, यहाँ पे हमारे जगजीत सिंह जी नहीं रहते, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि हमारे जो लेजेंड होते हैं उनके घर हम आपको ले चलते हैं, पर इस बार क्योंकि हमारे लेजेंड थोड़े बिजी है और यहाँ पे जो HMV स्टूडियो है उसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए हम बातचीत करेंगे उनसे HMV स्टूडियो में ही। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं HMV स्टूडियो में जगजीत सिंह से बात करने। प्लीज वेलकम जगजीत सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्कार। जगजीत जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया जानती है आपके बारे में कि आपके गले में सरस्वती जी का वास है। आपको खुद को ये बात कब रियलाइज हुई? मुझे तो अभी भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कुछ सरस्वती के आवाज़ तो लग नहीं रहा मुझे। सरस्वती की आवाज़ तो बहुत दूर है, मंजिलें और भी हैं अभी तो, लेकिन कोशिश करते हैं कि परफेक्शन आए, रियाज करते हैं। तो ऐसा एहसास तो शुरू से कॉलेज डेज में ही, जब मैंने म्यूज़िक सीखा था और कॉलेज डेज में गाते थे, उस वक्त कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि म्यूज़िक में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब बम्बई की तरफ रुख बदला अपना। वो इसलिए आए थे कि गाने में या कंपोजिशन में कुछ ना कुछ करेंगे। आपने आपके माता पिता को ये बात बताई होगी कि मैं एक गायक बनना चाहता हूँ, तब उनका क्या रिएक्शन था? वो तो बनने के बाद बताया मैंने, और पढ़ा लिखा मैं खास नहीं हूँ, सिर्फ कॉलेज गया हूँ और टाइम वेस्ट किया है। सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते रहे और गाना गाते रहे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। मैट्रिकुलेशन फर्स्ट क्लास में पास की थी, FSC सेकंड क्लास में पास की थी, ग्रेजुएशन थर्ड क्लास में पास की और 4 साल में की। तो मेरे क्लास फेलो भी बहुत है, क्योंकि एक क्लास में 2-2 साल लगाए ना। तो मेरे फादर चाहते थे कि IAS कंपटीशन में बैठ के IAS के थ्रू किसी गवर्नमेंट जॉब में मैं जाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक्चुअली मैं अभी जब व्हेन आई थिंक बैक, तो मैं सोचता हूँ मैं तो बेवकूफ़ बना रहा था उनको। आई वॉज जस्ट पासिंग टाइम, क्योंकि मैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2 साल हिस्ट्री मैंने ली थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था कि फॉरेन सर्विसेज में कहीं जाएंगे, लेकिन क्लास में कभी महीने में एक बार क्लास में जाते थे, तो कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। वहाँ हॉस्टल में रहता था मैं, हॉस्टल में तानपुरा मेरे पास था, हारमोनियम था, मेरा रूममेट एक तबला बजाता था जो आजकल मेंबर पार्लियामेंट है। फर्स्ट गाना रिकॉर्ड करने का चांस कब मिला? मुझे जल्दी मिल गया था। फर्स्ट गाना मैंने HMV, आजकल सारे गाना जिसको कहते हैं, उन दिनों में एक ही कंपनी थी इंडिया में, HMV। तो HMV में मैंने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने अप्रूव किया कि ठीक है, आपको आधा EP हम गाने के लिए देंगे। उन दिनों EP बनना शुरू हुआ था, EP एक्सटेंडेड प्ले। उसमें 4 गज़लें होती थी, तो 4 में से 2 गज़लें मुझे दी, 2 एक दूसरे आर्टिस्ट को दी थी। तो वो 66 में मैंने रिकॉर्ड की थी। और उसके बाद वो खुद कंफ्यूज हो गए HMV वाले, क्योंकि वो EP थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, तो वो कंफ्यूज हो गए किसके लिए हुआ, कौन से आर्टिस्ट के लिए हुआ। मेरे लिए हुआ, एक दूसरे के लिए हुआ। फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर चांस दिया कि अब आप सोलो EP बनाइए। तो मैंने एक सोलो EP किया। उन दिनों में मुझे जो सबसे पहला चांस मिला फिल्म में, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, वो एक गुजराती फिल्म थी। अजीत मर्चेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं,
अभी भी जिंदा हैं। उनकी फिल्म थी बहुरूपी। उसमें मैंने एक भजन गाया था, लागे राम भजन में लगने कि रमणा થઈ ગઈ છે રગ રગની લાગી राम भजन ने लगने। ये मेरा फर्स्ट चांस था एज ए गुजराती प्लेबैक सिंगर। उसके बाद धीरे धीरे राजेश खन्ना भी हमारे साथ के स्ट्रगल करने वाले थे, तो बासु भट्टाचार्य एक फिल्म बना रहे थे आविष्कार, तो हमारी जोड़ी, मेरी और चित्रा की जोड़ी थोड़ी सी नाम हो गया था, साथ में गाते थे, तो उन्होंने बुलाया फिर एक आविष्कार फिल्म में, बाबुल मोरा नैयर छूट हो जाए। तो कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि रात को हमें सुला दिया कि सुबह रिकॉर्डिंग करेगी। सुबह 4 बजे उठा के रिकॉर्डिंग की, क्योंकि उनको एक्चुअल चाहिए था इफेक्ट, कि सुबह सुबह जब रियाज करते हो तो कैसा गला होता है, हैवी होता है। तो सुबह 4 बजे उठ के हमने गाया गाना बाबुल मोरा नैयर छूट हो जाए। तो उसके बाद फिर हमारी कॉन्सर्ट भी चलती रही, प्राइवेट कॉन्सर्ट चलती थी। HMV का 2-3 EP रिकॉर्ड किए, सुपर 7 रिकॉर्ड किया, एक सुपर 7 20 मिनट का LP हुआ करता था, वो 73 में किया था। और 76 में हमारा पहला LP लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड जो आया, द अनफॉरगेटेबल्स, जो आज तक अनफॉरगेटेबल है। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको आपका जो फर्स्ट गोल्ड डिस्क मिला वो कब मिला और कौन? गोल्ड डिस्क तो हमारा पहला LP जो आया था उसी का हो गया था। गोल्ड डिस्क क्या, उसका प्लेटिनम डिस्क हो गया था, क्योंकि प्लेटिनम की सेल आई थिंक 1 लाख LP बिक जाए या कैसेट बिक जाए तो प्लेटिनम होता था। तो हमारा तो हो गया था। उसके बाद हर एल्बम का प्लेटिनम डिस्क, अब उसके बाद रिलीज ही प्लेटिनम डिस्क होता था, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा आ गया कि 2 लाख कैसेट रिलीज होता है, 1.5 लाख कैसेट रिलीज होता है, तो रिलीज ही प्लेटिनम हो रहा है। तो वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही फिर गोल्ड डिस्क की, प्लेटिनम डिस्क की। फिर मुझे अवार्ड, पहला अवार्ड जो MP गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, छोटे मोटे तो कई मिलते रहे, लायंस क्लब का ये और वो, तो लता मंगेशकर अवार्ड जो, वो मुझे 80s में शायद कहीं मिला था। उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली की तरफ से ऑनर किया गया, वो अवार्ड मिला, वो गालिब के लिए, जब गालिब मैंने किया था। और एक दयावती मोदी अवार्ड है, वो मिला था। फिर उसके बाद सबसे बड़ा अवार्ड तो 2 साल पहले मिला, पद्म भूषण, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को नवाजा। कैसेट बनाई थी आपकी माँ करके, और वो एक ऐसी कैसेट थी जिसमें आपकी आवाज़ सुन के एक नास्तिक भी आस्तिक हो जाता था। तो क्या फ़र्क होता है एक गज़ल में, एक भजन में और एक नॉर्मल फिल्म के गाने में? बहुत फ़र्क है। फिल्म का गाना जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले फिल्म की स्टोरी सुनी जाती है। स्टोरी में कौन सा गाना, कहाँ गाना आएगा पहले देखा जाए, क्यों गाना आएगा। अच्छा, वो सैड सॉन्ग होगा या लव सॉन्ग होगा या हैप्पी सॉन्ग होगा, क्या होगा। फिर वो हीरो गाएगा, हीरोइन गाएगी, कौन गाएगा, हीरो के कपड़े कैसे, शहर वाला हीरो है या गांव का हीरो है, उस हिसाब से देसी ट्यून बनेगी या अंग्रेजी ट्यून बनेगी, मॉडर्न ट्यून बनेगी। उसका ट्रीटमेंट देखा जाएगा कि देसी ट्रीटमेंट करें, ओपन एयर में गाना है या क्लोज डोर में गाना है। ओपन एयर में है तो उसके तरह के इंस्ट्रूमेंट ओपन एयर के लिए डालने पड़ेंगे, क्लोज डोर में गाना है तो क्लोज डोर के इंस्ट्रूमेंट डालने पड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपको सबसे पहले एक फाइनेंसर को खुश करना पड़ेगा, ही शुड बी हैप्पी। जब म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाता है सबसे पहले फाइनेंसर आता है, फिर वो बोले कि थोड़ा पंच नहीं आया, थोड़ा और फास्ट करो। फिर उसके बाद डायरेक्टर आएगा, फिर हीरो जिसके मुंह पे गाना है वो भी अपनी टांग फंसाएगा आगे। इसलिए यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी एग्जामिनेशंस, फिर जाके वो गाना अप्रूव होता है, फिर रिकॉर्डिंग होती है,
फिर उसको पिक्चराइज करते हैं, फिर फिल्म अगर फ्लॉप हो जाए तो सब कुछ फ्लॉप हो गया, फिल्म हिट हो जाए तो सब, आपका कुत्ता भी हिट है उसमें। तो ये तो फिल्म गाने का हाल है। हाँ जी। और जो नॉन फिल्म सॉन्ग हम करते हैं उसमें आई एम द किंग, आई विल सिलेक्ट द पोएट्री जो मुझे अच्छी लगेगी, जो मुझे समझ आएगी, फिर मैं उसकी ट्यून कंपोज करूंगा, कंपोज करके रिकॉर्ड करूंगा अपने हिसाब से। किसी की अप्रूवल नहीं लेना है, किसी की हाँ हाँ ना सुनने नहीं है। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो रिकॉर्ड करके कंपनी को दे दूंगा। ये प्राइवेट गजल की बात होगी। और जो भजन के जो सवाल है, भजन में थोड़ी सी सिंगिंग अप्रोच अलग होती है, उसमें क्लासिकल रंग ज्यादा आता है, थोड़ा डिवोशनल सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को, उसमें शो ऑफ नहीं चलता। जगजीत जी हमेशा से बहुत अच्छे गायक रहे हैं, तो गायक से म्यूजिक डायरेक्टर तक का जो सफर था वो आपने कैसे तय किया? नहीं, गायक म्यूजिक डायरेक्टर मैं पैरेलल रहा हूँ, गायक तो बाद में हूँ, पहले म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। मैं आई एम म्यूजिशियन, कंप्लीट म्यूजिशियन हूँ। मैंने म्यूजिक सीखा है बकायदा, ऑर्केस्ट्रेशन सीखी है, सब कुछ सीखा है। गाना इज जब कंपोज करता हूँ तो गाना पड़ता ही है ना। हाँ जी। तो गाना भी सीखा है, इसलिए गाना गा भी लेते हैं। जगजीत जी आपने ये दो सिंगर्स के नाम तो ज़रूर सुने होंगे, बहुत ही मशहूर सिंगर्स हैं पाकिस्तानी, गुलाम अली और मेहंदी हसन। तो उनके साथ आपके कोई ताल्लुकात रहे हैं? हाँ, मेरे ताल्लुकात, मेहंदी हसन खान साहब तो मेरे सीनियर हैं काफ़ी, और अभी तो खैर रिटायर हो गए वो। और जो काम उन्होंने गज़ल में किया है किसी दूसरे आर्टिस्ट का काम नहीं है, बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है मुझे उनके गाने से। पर गुलाम अली मेरे कंटेम्प्रेरी हैं, सेम एज के हैं हम, वो मिलते रहते हैं अभी भी कभी कभी फंक्शन में। उनका अपना रंग है, अपना हमारा अच्छा रंग है उनका भी। जगजीत जी आप अपने आप को छोड़ के और किन किन सिंगर्स को एडमायर करते हो, जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ दिस इज रियली बेस्ट सिंगर या गुड सिंगर? सिंगर कोई भी हो, देखो अच्छा गाना, जैसे सुनिधि चौहान का गाना मुझे अच्छा लगता है, कुणाल गांजावाला का गाना अच्छा लगता है। हालांकि आवाज़ बेचारे की अच्छी नहीं है, बड़ी क्वालिटी कुछ गड़बड़ है, लेकिन गाना उसका बहुत अच्छा है। के का गाना बड़ा अच्छा लगता है, के की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो गाना अच्छा आना चाहिए। एक शिखर फिल्म का गाना है इसका, सुनिधि चौहान का, धीरे धीरे, क्या वो बहुत अच्छा गाया हुआ उसने। तो बाकी क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ, राशिद खान एक है कलकत्ता के, उनका गाना सुनता रहता हूँ। नुसरत फतेह अली का कवाली सुनते थे, हालांकि कवाली से कोई लेना देना नहीं हमारा, लेकिन कुछ भी अच्छी चीज हो तो सुननी चाहिए ना। जगजीत जी आपको क्या लगता है कि पुराने ज़माने में जो गीत बनते थे और आजकल के ज़माने में जो गीत बनते हैं उसमें क्या अंतर है? और पुराने जमाने में गीत गीत लगता था सुनने में, एक कंप्लीट फॉर्म लगती थी सॉन्ग की। क्योंकि क्या होता था कि कई बार पहले गीत लिखा जाता था, बाद में ट्यून उसकी बनाई जाती थी। तो पोएट तो अपने हिसाब से पोएट्री लिखेगा ना, और आजकल क्या है, पहले ट्यून बन जाती है तो पोएट वो कोई लफ्ज उठा के उसमें फिट करता रहता है। तो एक पूरी फॉर्मेट जो है वो रॉन्ग हो गई है, एक पोएट्री लगती नहीं है वो सुनने में, उसकी एक बॉडी नहीं बनती गाने की, एक स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो गया है। सब गानों की बात नहीं कर रहा, मोस्टली गाने ऐसे आ रहे हैं क्योंकि पहले ट्यून डड 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 करके बना लेते हैं, उसमें फिर वर्ड फिट कर लेते हैं, इसलिए वो शक्ल बनेगी नहीं कभी गाने की। तो आपके हिसाब से पहले लिरिक्स लिखे जाने चाहिए, हाँ, उसके बाद उस पे ट्यून देनी चाहिए। बिल्कुल। जगजीत जी और एक सवाल कि आपकी और चित्रा जी की जो जोड़ी थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी और हमारी ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, पर आजकल चित्रा जी नज़र नहीं आती। तो नहीं, वो गाना छोड़ दिया था उन्होंने 1990 में, जब मेरे बच्चे की डेथ हुई थी, द ओनली सन, उसके बाद उन्होंने गाना वाना छोड़ दिया। तो यानी अब हम चित्रा जी की आवाज़ कभी नहीं सुन पाएंगे? नहीं, सुन सकते हैं, उनके कैसेट अवेलेबल है। पुराने सॉन्ग, नए सॉन्ग्स वो कभी नए नहीं गाना सॉन्ग चाहेंगे। मुश्किल है। आप ऐसे पहले सिंगर हो जिन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके लिए भी गाना गाया था, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था। वो प्रपोजल आई थी हमारी कंपनी की तरफ से, हाँ जी। सारे गामा की तरफ से आई थी, HMA की तरफ से, कि अटल जी की कुछ कविताएं हैं तो वो रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने बुक मंगाई, 2 बुक में से
8 कविताएं सिलेक्ट की, कंपोज करके गाया और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। उनका जो भाव है बहुत अच्छा है, उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। हमारे जो उभरते हुए गायक हैं जो कि आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो है कौन ऐसा सिंगर जो मुझसे इंस्पिरेशन लेना चाहता है? कितने सारे होंगे, अनगिनत होंगे। एक दो में तो मैं आपको नाम भी नहीं बता सकती। नहीं, मैं सिर्फ सबको यही कहूँगा कि कुछ भी काम करना हो पहले उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिंगर बनना है तो म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक सीख के उसके वोकल कल्चर, प्रोनाउंसिएशन, थ्रो ऑफ वॉइस, ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। छोटा सा नगमा आपने जो अभी तक गाने गाए हैं उसमें से कुछ आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? मेरा जो सबसे पॉपुलर सॉन्ग है फिल्म का, वो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ जी। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। वाकई में आपके गले में सरस्वती जी का आवाज है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेल फ्रेंड्स, ये थे हमारे जगजीत सिंह जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए लिविंग लेजेंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।